जब भी एक कपल इनफर्टिलिटी के लिए जाता है किसी आईवीएफ सेंटर में, कई बार फैमिलीज़ फीमेल की इतनी टेस्ट करवाती है, एचएसजी, ट्रांसवेजनल पेल्विक स्कैन, कई बार oocyte रिट्रीवल, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, हफ्तों हफ्तों तक, महीनों तक जांच कराती है, पर मेल को टेस्ट नहीं कराती है, जो कि बहुत शॉकिंग है। जबकि 40% केसेस में इनफर्टिलिटी का कॉज मेल होता है, 40% में फीमेल और 20% में कॉमन या डुअल कॉजेज़। तो पॉइंट है, जब 50% टाइम्स मेल रिस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम के लिए, तो आप क्यों एक सिंपल सीमेन एनालिसिस, पूरे मेल को एक ही जांच करानी पड़ती है, सीमेन एनालिसिस, वो कराने से हिचकिचाता है। आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं अज़ूस्पर्मिया, जिसमें हम बात करेंगे कैसे अगर कोई मेल सीमेन एनालिसिस कराए इनफर्टिलिटी के चेकअप में और उसे पता चले कि उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, एक भी लाइव स्पर्म नहीं है सीमेन में, तो क्या जांच करानी चाहिए जिससे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है और उसका फिर इलाज क्या पोटेंशियली हो सकता है। देखो, एक कॉमन नोशन था पहले कि अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट ज़ीरो हो चुका है तो वो कभी भी पिता नहीं बन सकता, और दो ही ऑप्शन बचते हैं फिर, या तो स्पर्म डोनर, किसी आईवीएफ लैब से किसी स्पर्म डोनर से आप स्पर्म ले, या फिर अडॉप्शन। बट आज हमें पता चल रहा है कि नहीं, बहुत से कॉजेज़ रिवर्सिबल और ट्रांजिएंट होते हैं, जैसे वायरल इलनेसेस, कोविड के दौरान मम्स जैसे वायरस से कई बार ऑर्काइटिस या टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है, जो समय के साथ ठीक भी हो जाता है, बहुत सारे केस में, शायद सब में नहीं। और कई बार कॉज टेम्प्ररी या ट्रांजिएंट ना सही, बट ट्रीटमेंट से रिवर्स किया जा सकता है। तो यही थीम को लेके आज हम डिटेल में वीडियो में बताएंगे कि अज़ूस्पर्मिया के क्या क्या कारण होते हैं और कौन सी जांचों में आएगा कारण, और क्या ट्रीटमेंट से उसे ठीक किया जा सकता है। एंड में मैं आपको एक स्पेशल चाइनीज़ टेक्निक बताऊंगा, जिससे कुछ केसेस में जहां कुछ भी एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन नहीं काम करती, हमने रिवर्सल देखा है लिटरेचर में, एनेक्डोटल रिपोर्ट्स येस, बट अपनी आंखों के सामने कई पेशेंट्स का स्पर्म काउंट इंप्रूव होते हुए देखा है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि अज़ूस्पर्मिया के टाइप्स क्या हैं। 3 टाइप के कॉमन अज़ूस्पर्मिया होते हैं, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर का मतलब है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में जो हार्मोन्स FSH LH बनने चाहिए, जो टेस्टिस को जाके सिग्नल दे कि प्लीज़ स्पर्म प्रोड्यूस करो, वो हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं। कभी कभी कोई ऑर्गेनिक कॉज जैसे ट्यूमर्स या किसी वजह से, बट कभी कभी कॉज नहीं पता चलता, बस वो हार्मोन्स नहीं बन रहे अच्छे से जैसे बनने चाहिए। टेस्टिकुलर लेवल पे जो सेकंड कॉमन कॉज है वो ये है, टेस्टिकुलर लेवल यानी कि टेस्टिस के लेवल पे प्रॉब्लम है। ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है, सेकंड टाइप का अज़ूस्पर्मिया है, जहाँ ब्रेन से तो सिग्नल नॉर्मल आ रहा है, पर टेस्टिस में ही कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा या वेरिकोसील के वजह से, जिस वजह से टेस्टिस पे फ्री रेडिकल डैमेज चल रहा है और टेस्टिस स्पर्म बना नहीं पा रहे हैं। एंड थर्ड, एंड अगेन अ वेरी कॉमन कॉज इज पोस्ट टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया, जिसमें टेस्टिस में स्पर्म तो नॉर्मल बन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि रास्ते में कहीं रुकावट है, या फिर वो स्पर्म पेशाब के रास्ते इजैकुलेट हो रहा है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इन सब कारणों की वजह से इसको कहते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया। तो जैसा मैंने समराइज़ किया कि हाँ, स्पर्म बन तो नॉर्मल रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है सीमेन में, इसलिए सीमेन में ज़ीरो स्पर्म काउंट दिखा रहा है। जब हम समझ गए टाइप्स ऑफ अज़ूस्पर्मिया कि क्या जांचों से हमें पता चलेगा कि कौन सा टाइप है, बहुत सिंपल है। प्री टेस्टिकुलर के लिए हम सिंपल ब्लड टेस्ट कराएंगे जैसे FSH LH, जिससे हमें पता चलेगा कि ब्रेन में ये हार्मोन्स बन रहे हैं ना। 2% लोगों में हमें ये कम मिलते हैं, और अगर ये कम मिलते हैं तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। ऑफकोर्स कुछ केसेस में हम कार्योटाइप कराते हैं, यानी कि जेनेटिक एनालिसिस की जो इस मेल में वाई क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है ना, उसमें कोई कॉन्जेनिटल या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया के लिए हम कुछ जांचें कराते हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट जांच जो होती है वो है स्क्रॉटल डॉपलर, जिसमें हम रेडियोलॉजिस्ट से कहते हैं कि आप हमें बताओ टेस्टिस नॉर्मल साइज़ है ना, नॉर्मल अपीयरेंस है ना, ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन, ऑर्काइटिस या कुछ है, या टेस्टिस श्रिंक हो चुकी है या ऐसी कोई दिक्कत है। इसके अलावा वो खून की नसों की जाँच करके बताते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वेरिकोसील है पेशेंट को, यानी कि टेस्टिस का जो ब्लड फ्लो है, वीनस ब्लड फ्लो जो टेस्टिस से हार्ट तक दूषित खून ले जाना चाहिए, वो उल्टा आके टेस्टिस कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है वाल्व डैमेज की वजह से। एंड साथ में हम ऑफकोर्स सोनोग्राफी पेट का और बाकी चीज़ें कराते हैं सेकेंडरी कॉजेज रूल आउट करने के लिए। एंड फाइनली पोस्ट टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया के लिए कॉमन स्क्रीनिंग या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, जिसमें एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट लैट्रिन के रास्ते जाके एक सोनोग्राफी करते हैं देखने के लिए कि कोई रुकावट तो नहीं है टेस्टिस के रास्ते में, कोई बलून या सिस्ट तो नहीं है पानी का जो रास्ते को रोक के बैठा है, या और कुछ डाउट तो नहीं है। कुछ केसेस में यूरिन टेस्ट, कुछ केसेस में एडवांस केसेस में टेस्टिस बायोप्सी भी करनी पड़ती है, क्योंकि सारी जांचों के बावजूद 50% केसेस में कभी कभी हम नहीं बता पाते कि टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर।
तो बायोप्सी का मतलब एक पतली सी सुई से जाके थोड़े से स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करके लाना, उसे लैब में भेजना माइक्रोस्कोप में और देखना कि स्पर्म्स है भी या नहीं ज़िंदा उस सेमिनल फ्लूइड में जो हमने टेस्टिस से निकाला है। अब ये सब जांचों के बाद ट्रीटमेंट क्या है? अगर प्री टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया है और कोई जेनेटिक इरिवर्सिबल कॉज नहीं है तो हम हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं बाहर से। 6 महीने की थेरेपी से शायद आपका स्पर्म काउंट रीस्टार्ट हो जाए बनना, क्योंकि अब आप बाहर से वो सिग्नल दे रहे हो टेस्टिस को जो ब्रेन नहीं दे पा रहा है। ऑफकोर्स कुछ केसेस में ब्रेन एमआरआई किया जाता है कि क्यों ये बंद हुआ प्रोडक्शन, कुछ ट्यूमर या कोई गांठ तो नहीं है ब्रेन में। टेस्टिकुलर अज़ूस्पर्मिया के लिए डिपेंडिंग ऑन द कॉज, अगर वायरल है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड रीअश्योरेंस, अगर वेरिकोसील है तो आज हम सर्जरी या वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन से एंजियोग्राफी की एक सिंपल टेक्निक से उसे ट्रीट कर सकते हैं। आई बटन पे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल्ड वीडियोस दे रहा हूँ, लाइव डेमोज। एंड अगर पोस्ट टेस्टिकुलर है, अगर कोई सिस्ट है जो रास्ता रोक के बैठी है स्पर्म के ट्रैक का, तो सिस्टोस्कोपी से जाके ट्रांस या फिर ट्रांस रेक्टल उसका डी रूफिंग कर सकते हैं, उस सिस्ट को निकाल सकते हैं, ट्रांस यूरेथल या ट्रांस रेक्टल। यूरोलॉजिस्ट ये करते हैं बहुत कॉमनली और इससे कई बार रास्ता खुल जाता है। ऑफकोर्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो वो आपको डिस्कस करना है डिटेल में, बट ट्रीटमेंट की जा सकती है। अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन पाया जाता है तो फिर कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे वो टेंडेंसी कम हो जाए स्पर्म का ब्लैडर में जाने की, या फिर एडवांस केसेस में ब्लैडर में से एक्सट्रैक्ट भी की जा सकता है स्पर्म अल्कलाइनाइज करके यूरिन को। तो जैसा आपने देखा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अज़ूस्पर्मिया हमने बताया कि क्या टाइप्स हैं, उनकी क्या क्या जांचें होनी चाहिए एंड क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। अगर सब करने के बाद कोई ऑप्शन ना बचे तो ऑफ कोर्स आपको स्पर्म डोनर से स्पर्म्स लेने पड़ेंगे, किसी और पुरुष से, आईवीएफ सेंटर से, या फिर एडॉप्शन सोचना पड़ेगा। अब वो टेक्निक की बात करता हूँ जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रॉमिस की। कुछ एनेक्डोटल रिपोर्ट्स मेरे रिसर्च में मेरे सामने आई जहाँ मुझे पता चला कि एक्यूपंक्चर का भी रोल है इसमें। जब मैं ये पढ़ रहा था और जब मैं खुद शॉक था कि क्या सच में बॉडी में दूसरे एरियाज में नीडल मारने से स्पर्म काउंट इंप्रूव हो सकता है। ऑल्दो लॉजिक इसे मानने में नहीं विश्वास रख रहा था, मुझे लग रहा था ये कोइंसिडेंस है और ऐसे ही रिपोर्ट किया गया है। तभी मुझे पता चला कि हमारे ही सेंटर पे एक एक्यूपंक्चरिस्ट बैठते हैं, डॉक्टर कोमल दलाल, जिनके पास एक पेशेंट खुद रिसर्च करके, मेरी तरह रिसर्च करके उनके पास गया, एक्यूपंक्चर के कुछ 8 से 12 सेशंस लिए और उनका स्पर्म काउंट 0 से 1 मिलियन आ चुका था, जिसके बाद उनका सक्सेसफुल आईवीएफ हो पाया और वो पिता बन पाए। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया इसको प्रोपोगेट करना। मैं तब से 12 पेशेंट्स देख चुका हूँ जो उनके पास आए, जिसमें से 4 से 5 पेशेंट मैं जानता हूँ जिनका स्पर्म काउंट इंप्रूव हो पाया 0 से। तो मैं कुछ ऐसा नहीं क्लेम कर रहा कि ये कोई क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड स्टडी है या 100% रिजल्ट है, पर मुझे लगता है अगर कोई अज़ूस्पर्मिक है और स्पर्म डोनेशन या अडॉप्शन के लिए नहीं जाना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है एक बार ट्राई करने में। स्पेशली अगर इक्सी, आईवीएफ सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं और नहीं हो रहा स्पर्म प्रोडक्शन, छोटे से सेशन से नीडल बेस्ड ट्रीटमेंट है नहीं काम की तो ऑफकोर्स अडॉप्शन और स्पर्म डोनेशन है ही। तो इसलिए दोस्तों, जैसा इस वीडियो में बताया, अगर अज़ूस्पर्मिया है, आपको इनफर्टिलिटी है, सेमेन एनालिसिस में 0 स्पर्म काउंट आया है, सबसे पहले तो मेल की टेस्ट कराइए। सिर्फ फीमेल को मत टॉर्चर पे एक्सपोज कीजिए। फीमेल 12 टेस्ट के लिए जाए, उससे अच्छा मेल का एक सिंपल सेमेन एनालिसिस कर लो। अगर वो नॉर्मल है तो आपको पता है मेल फैक्टर नहीं है, चलो फीमेल की टेस्ट करते हैं। एंड सेकेंड लेसन ये होगा कि अगर अज़ूस्पर्मिया है, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले, ये सारी जांचें जो हमने डिस्कस की है कराए, ताकि कॉज पता चले, उससे हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच पाएंगे। कुछ केसेस में एडवांस अज़ूस्पर्मिया दवाइयों से या फिर वेरिकोसील के ट्रीटमेंट से या फिर इक्सी और आईवीएफ टेक्निक से स्पर्म निकाल कर ट्रीट किया जा सकता है और पेशेंट फादर बन सकता है अपने ही स्पर्म से। तो इसलिए ये बहुत हेल्प करेगा। ऑफकोर्स जिन्होंने वो जो रेफरेंस अज़ूस्पर्मिया वीडियो की मैं बात कर रहा था वो नहीं देखा है और डिटेल में समझना चाहता है कि अज़ूस्पर्मिया होता क्या है, तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ अज़ूस्पर्मिया के एंड स्क्रीन पे। ये देखिए और अपने नज़दीकी दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें कोई डिस्कस नहीं करता है पर बहुत लोगों को अज़ूस्पर्मिया होता है। क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।